अस्सलाम वालेकुम। हमने सीटीजी स्टार्ट की थी, उसकी हमने डेफिनेशन देखी और उसको हमने देखा कि उसके ग्राफ कैसे बनते हैं। दो चीज़ें हमने उसकी दो कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, बेसलाइन हार्ट रेट और बेसलाइन वेरिएबिलिटी। ठीक है, बेसलाइन हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, टैकी ब्रेडी और टैकी के कॉजेज़ देखे थे। और बेसलाइन वेरिएबिलिटी की दो मैंने बताई थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपने देखना होता है 1 मिनट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर देखना होता है कि वो 2 से 6 दफ़ा चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आप उसका एवरेज निकाल लेते हो। वेरिएबिलिटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर एक जगह फ़िक्स रहेगा, मतलब 140 140 140 140 और कोई 1 मिनट के अंदर चेंज नहीं आएगा, तो दैट विल बी एबनॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन नॉर्मली प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सेलरेशंस जो है वो आधे घंटे के अंदर आपको जो है वो 2 एक्सेलरेशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशंस क्या होती है कि इंक्रीज़ इन द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट ऑफ एट लीस्ट 15 बीट्स पर मिनट लास्टिंग फॉर एट लीस्ट 15 सेकेंड्स। ठीक है, कि फ़ीटल हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे, कितना इंक्रीज़ हुआ है 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ हुआ है। और कितनी देर के लिए इंक्रीज़ रहा है, 15 सेकंड्स के लिए एट लीस्ट। 15 सेकंड्स नहीं, 15 सेकंड्स एट लीस्ट। ठीक है, तो क्या है, इंक्रीज़ इन द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, फॉर 15 सेकंड्स। ठीक है, और कितना, 115 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये देखिए, इससे आपको समझ आएगी कि ये हमारा जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, जिस पे हमारे पास फीटल हार्ट रेट है। बेसलाइन इसकी आप मुझे बताएं क्या होगी। ये बेसलाइन चल रही है इसकी, दिस इज़ ऑलमोस्ट जो है आपकी 120 से अबव है। ठीक है, और 120 130 लगा लें, 130 तक है बेसलाइन इसकी। ठीक है, ये बेसलाइन है। सबसे पहले आपने बेसलाइन देखी, बेसलाइन हार्ट रेट आपका क्या आ गया, 130। ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर आप बेसलाइन वेरिएबिलिटी देखेंगे। बेसलाइन वेरिएबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर देखेंगे कितनी बेसलाइन वेरिएबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी तकरीबन जो है वो हाफ बॉक्स है ना, हाफ ऊपर की तरफ बॉक्स है, तो ये आपकी 5 to 10। ठीक है, 10 तक आ रही है, 10 तक। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक्सेलरेशन देखनी है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि 15 जो है, ये देखिए एक्सेलरेशन ये चल रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ये कितनी हुई है, 120 से लेके जो है 150 तक, तकरीबन कितनी एक्सेलरेशन हुई है, 30। ठीक है, 30 बीट्स पर मिनट। हमने क्या एटलीस्ट कितनी रखी हुई थी, 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन हुई है, लेकिन हमने टाइम भी देखना है कितनी देर के लिए रह रही है। तो ये इतनी देर के लिए रह रही है। ठीक है, कितनी देर के लिए, एक बॉक्स कितना था, 1 मिनट का, 2 बॉक्सेस कितने हो गए, 2 मिनट्स के। इसका मतलब 2 मिनट के लिए, मतलब 15 सेकंड से ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, 2 मिनट से कम होनी चाहिए। सो आपको इससे पता चला कि 2 मिनट के लिए 30 बीट्स पर मिनट जो है वो हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। हमने ये देखना है एक्सेलरेशन है कि नहीं। एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ होगा और कितनी देर के लिए रहेगा, 15 बीट्स पर होगा और 15 सेकंड से अबव रहेगा, एटलीस्ट 15 सेकंड्स। समझ आ गई एक्सेलरेशन की। तो आपको ये एक्सेलरेशन जो है वो आधे घंटे के अंदर एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन लाजमी मिलनी चाहिए, जो कि नॉर्मल है। इसमें भी देखें, इसमें देखें आपको एक्सेलरेशन मिल रही हैं। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कैसे पता चला कि ये जो है रहेंगी 15 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए। ठीक है, और जो है 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगी। सो 2 to 3 इन 20 मिनट, 20 to 30 मिनट्स इज़ नॉर्मल। ठीक है, दैट द डीसलेरेशंस जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए बेबी के अंदर। ठीक है, डिक्रीज़ इन फीटल हार्ट रेट ऑफ 50। अब ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। वहाँ पे जो है 15 बीट्स ऊपर जाना था और 15 सेकंड्स के लिए ऑलमोस्ट रहना था, एटलीस्ट रहना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट है, डिक्रीज़ इन फीटल हार्ट रेट ऑफ 15 बीट्स पर मिनट और मोर लास्टिंग फॉर मोर देन 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये देखें, ये डिसलेरेशंस आपको नज़र आ रही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, बेस लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ कितना जाएगा,
एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट। कितनी देर के लिए रहेगा? एटलीस्ट 15 सेकेंड्स। तो दिस विल बी डीसेलरेशन, ठीक है। और डीसेलरेशन इज़ एबनॉर्मल। ये नीचे आपको यूट्राइन कंट्रैक्शंस दिखाई हुई है, ठीक है। नो डीसेलरेशन इज नॉर्मल। अब टाइप्स ऑफ डीसेलरेशन क्यों आती है? देखिए, सबसे पहले ये नॉर्मली आपको वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। पेशेंट जो बेबी होता है उसको जब भी हाइपोक्सिया होगा ना, तो उसका हार्ट का जो काम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो अपनी हार्ट रेट कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे अंदर जब बेबी की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं जा रहा होता ना, तो उसका हार्ट रेट कम हो जाता है कि किसी तरह हार्ट का काम कम हो, ठीक है। और जो है उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एक ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है डीसेलरेशन आती है और एक्सेलरेशन आती नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं आती? ताकि क्योंकि एक्सेलरेशन होगी, बेबी अपनी हाथ पाँव मूव करना शुरू करेगा तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, इस वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाती है हाइपोक्सिया में, और डीसेलरेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं और वो किसी तरह उसको जो है ना कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्पनसेट नहीं होता, डीकम्पनसेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, लॉस ऑफ बेसलाइन। अब जो बेसलाइन जो है वो वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया और एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हाइपोक्सिया होता है तो सबसे पहले क्या होता है, डीसेलरेशंस आती है। ये एक सीक्वेंस है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आती है तो डीसेलरेशन स्टार्ट हो जाती है। डीसेलरेशंस क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या होता है, ABCDE में कि एक्सेलरेशंस डिसअपेयर हो जाती है, डीसेलरेशंस आती है तो एक्सेलरेशन चली जाती है। फिर क्या होता है, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज़ क्यों होता है? हाइपोक्सिया में कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी को ब्लड सप्लाई, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता। अगर तो कंपनसेटेड हो जाता है तो हार्ट रेट भी स्टेबल हो जाता है और वेरिएबिलिटी भी स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर डीकम्पनसेशन होती है तो बेसलाइन भी अनस्टेबल हो जाती है और वेरिएबिलिटी भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली एल स्टेज होती है जिसमें मायोकार्डियल फेलियर हो जाता है और स्टेप लैडर फेलियर में पेशेंट की डेथ हो जाती है, बेबी की डेथ हो जाती है। इस वजह से CTG में हमें जल्दी से डिटेक्ट करना है कि कहीं डिसलेशन तो नहीं आ रही, एक्सेलरेशन गायब तो नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद जो काम शुरू होगा ना वो कॉम्पनसेटेड और डीकम्पनसेटेड का होगा, ठीक है। तो अब हमारी जो डिसलेशंस होती है उसकी 3 टाइप्स होती है। सिंपली अगर हम बात करें तो अर्ली डिसलेशंस होती है, लेट डिसलेशंस होती है और वेरिएबल डिसलेशंस होती है। अर्ली डिसलेशन क्या होती है, सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऊपर हमारा ग्राफ था फीटल हार्ट रेट का, ठीक है, और नीचे हमारे पास ग्राफ था यूट्राइन कंट्रैक्शंस का, ठीक है। तो अब ऊपर वाला ग्राफ देखें, जब यूट्राइन कंट्रैक्शन की पीक होगी तो डिसलेशन की पीक होगी, ठीक है। ये कब होती है, जब अर्ली लेबर स्टार्ट होती है ना, दिस इज़ एक्चुअली तब आती है अर्ली डिसलेशन, कि जैसे यूट्राइन कंट्रैक्शन हुई, मतलब लेबर स्टार्ट हुई, तो साथ ही बेबी की क्या हो गई, बेबी को ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, हाइपोक्सिया नहीं जाए, हाइपोक्सिया होगा तो सबसे पहले डिसलेशन आएगी, हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो जब पीक आएगी कॉन्ट्रैक्शंस की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, तब हमारी पीक आएगी डिसलेशंस की। सो दिस इज़ कि जहाँ पे पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे पीक ऑफ डिसलेशन होगी, दिस इज़ द अर्ली डिसलेशन, ठीक है। फिर होती है, अब ये इसका कॉज क्या होता है, हेड कंप्रेशन, ठीक है। पता चल गया अर्ली लेबर आई थी, यूट्राइन कंट्रैक्ट किया था, तो वो जो हमारा फीटस था ना उसकी जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन थी, तो क्या हुआ, जो सर्विक्स है ना उसने ना हमारे जो पेशेंट बेबी का जो वो सर वाला हिस्सा था ना एंटीरियर फॉन्टेनाले, उसके ऊपर कंप्रेशन दी। जब कंप्रेशन हुई तो बेबी की जो है वो अर्ली डिसलेशंस होंगी। MCQ में पूछ सकते हैं कि अर्ली डिसलेशंस किस केस में प्रेजेंट होती हैं, तो आपने याद रखना अर्ली लेबर में, ठीक है, जब जो बेबी के हेड कंप्रेस होता है कंट्रैक्शंस के वक्त, तब, ठीक है। और अर्ली डिसलेशंस क्या होती हैं कि जब हमारी यूट्राइन कंट्रैक्शंस की पीक आएगी, तब हमारी जो है पीक आएगी किसकी, डिसलेशन की, ठीक है। देन लेट डिसलेशन के आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये पीक है यूट्राइन कंट्रैक्शन की नीचे वाले ग्राफ से, और ये पीक है हमारी डिसलेशन की। पीक मैच कर रही हैं? नहीं। जहाँ पे पीक मैच करेगी वो है
अर्ली डिसलेशन जहाँ पे पीक मैच नहीं करेगी दैट विल बी लेट डिसलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हमारी जो पीक है यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वो जब आके ख़त्म होती है ना, तब हमारी डिसलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब हमारी यूट्राइन कंट्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं तब हमारी पीक आती है डिसलेशन की। समझ आ गई? क्या हुआ, पीक ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस आई, ख़त्म हुई, साथ ही क्या हुई, डिसलेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। जब पीक हमारी ख़त्म हो गई मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शंस ख़त्म हो गई तो फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, पीक आई डिसलेशंस की, ठीक है। सो एट द पीक ऑफ आफ्टर द पीक ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड्स देयर इज़ द ऑनसेट ऑफ डिसलेशन, and when the uterine contraction and there is a peak of deceleration, this is known as the late deceleration, ठीक है। तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस के बाद आ रही है डिसलेशन। अब ये किस वजह से होती है, जब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो, प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो, मैटरनल हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो, ठीक है। तो ये हमारी होते हैं कॉजेज़, आपने कॉजेज़ जो है एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है फॉर द लेट डिसलेशंस। फिर आती है वेरिएबल डिसलेशन। वेरिएबल डिसलेशन जो है ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन के वक्त। वेरिएबल क्या है कि देखें इसमें आपको डब्ल्यू मिलता है, ये डब्ल्यू मिल रहा है, डब्ल्यू मीन्स नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही मैं करूँ क्या, ठीक है। वो अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं है, फिर कंपनसेट करने की शुरू किया नहीं हुआ। तो इस तरह वो जो एक परेशान होता है ना, करूँ क्या, दैट इज़ द वेरिएबल डिसलेशन। और इसमें हमारी जो है वो पीक मैच नहीं करती कहीं से भी नहीं। वहाँ पे तो एक सिंक्रोनस था ना, पीक आई तो उसकी पीक आई, उसकी पीक ख़त्म हुई तो उसकी स्टार्ट हुई, इस तरह से। यहाँ पे कोई अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल किया यूट्राइन कंट्रैक्शन से आगे पीछे दाएं बाएं जब दिल किया डिसलेशन स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ इन केस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है आपको पता है, इसमें अम्बिलिकल आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं दो। तो सबसे पहले जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है तो वेन जो है उसकी कंप्रेशन सबसे पहले होती है। क्यों? क्योंकि वेन्स जो है वो हमारी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू, थिन वॉल्ड होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियल। तो सबसे पहले वेन्स कंप्रेस होती हैं। तो वो एक कह लें कि वेन कंप्रेस होती हैं तो वो फिर डिसलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ग्राफ 15 सेकंड्स के लिए और 15 बीट्स पर मिनट के नीचे जाएगा। फिर वो जब उसको कंपनसेट करेगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर कंपनसेट नहीं होगा तो फिर नीचे जाएगा, फिर कंपनसेट हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एक खचमगच में हो रहा था ना, करूँ क्या, ठीक है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डब्ल्यू जो क्रिएट हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, जब दिल की आ जाए, दिस इज़ अ वेरिएबल डिसलेशन। टाइप्स ऑफ डिसलेशन समझ आई, अर्ली, लेट और वेरिएबल की। ग्राफ की समझ आई, कॉजेज़ की, कौन से कॉजेज़ होते हैं किस केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ सीटीजी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग हार्ड टू एक्सप्लेन यू, और अगर किसी बात की समझ नहीं आती डू आस्क मी, ठीक है। चल आई विल आंसर इन सम, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ईसीजी, ठीक है। अब ये जो टाइप्स है ना, दिस इज़ फॉर द एमसीक्यू एज वेल एज इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ईसीजी क्या है, नॉर्मल ईसीजी, आपको पता चल गया नॉर्मल ईसीजी का। नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, फीटल हार्ट रेट बिटवीन 110 to 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। फीटल वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 5 to 25 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो मतलब 5 to 25 बीट्स पर मिनट, मतलब ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो हार्ट बीट आ रही है वो 112 है, ठीक है। तो इसको ऊपर जाना है 5 ऊपर, मतलब 117 पे जाना है, ठीक है। या 25 अबव जा सकता है, ठीक है। ये 25 नीचे आ सकता है। 5 to 25 के दरमियान में वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दफ़ा 112 है तो जी ऊपर गया और 170 पे पहुंच गया, फिर नीचे आया तो पता नहीं 18 पे चला गया, 108 पे चला गया, फिर दिल किया तो ऊपर 180 में चला गया। सो ये जो 5 से 25 से ऊपर नीचे अगर ज़्यादा हो जाए ना, दिस इज़ द मतलब एबनॉर्मल। 5 से कम एबनॉर्मल, 25 से ज़्यादा एबनॉर्मल। कितनी लिमिट है, 5 to 25, ठीक है। मतलब कि ऊपर नीचे जाना है ना तो 5 से 25 की लिमिट पे रहना चाहिए, हद से ज़्यादा तजावुज़ और हद से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
सो एक्सेलरेशंस मैंने आपको बता दिया कि 20 से 30 मिनट के लिए हम जब सीटीजी रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हमने जो बॉक्सेस हैं वो 20 से 30 मिनट, कितने 30 बॉक्सेस, उनके अंदर हमने देखना होता है कि एक्सेलरेशंस कितनी है। 30 बॉक्सेस के अंदर फॉर एग्जांपल 30 मिनट में आपने सीटीजी का पेपर निकाला और उसमें आपको जो है 30 बॉक्सेस के अंदर, मतलब 30 मिनट के अंदर जो है 2 एक्सेलरेशंस मिल गई हैं। और वो एक्सेलरेशंस कैसी हैं कि 15 बीट्स पर मिनट ऊपर गया है और 15 सेकंड्स के लिए रहा है एट लीस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है। देन नो डिसलेरेशंस, तो ये चारों चीज़ें नॉर्मल सीटीजी है। इसका दूसरा नाम होता है रिएक्टिव सीटीजी, जिसमें इतनी बेसलाइन हार्ट रेट होगा, इतनी बेसलाइन वेरिएबिलिटी होगी, एक्सेलरेशंस होंगी तो इतनी होंगी, डिसलेरेशंस नहीं होंगी। सो दिस इज़ द नॉर्मल ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सस्पिशियस या इक्विवोक। सस्पिशियस क्या है, हमें शक है कि कोई मसला है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस, फीटल हार्ट रेट की एक्सेलरेशंस नहीं आ रही। जो हमने ऊपर देखी हैं क्या होती हैं, बस वो एक ही लेवल पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। और एक मसला है साथ में, एक मसला क्या हो सकता है कि या तो उसकी बेसलाइन हार्ट रेट ख़राब है, ठीक है, टैकियम रेडी में गया हुआ है, या कोई और मसला हो सकता है लाइक उसकी वेरिएबिलिटी 5 से 25 के दरमियान में नहीं है, 5 से कम है या 25 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक मसला जो है वो लाजमी होना चाहिए एक्सेलरेशंस के ना होने के साथ। सो दैट इज़ अ सस्पिशियस या फिर इक्विवोकल। फिर होती है पैथोलॉजिकल ईसीजी। पैथोलॉजिकल के अब तो मसला ही मसला है, ठीक है। सीटीजी बहुत एबनॉर्मल है, बच्चा मर सकता है। वो क्या है, एक्सेलरेशंस नहीं है, सेम चीज़, एक्सेलरेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन दो मसले साथ हैं। दो मसले क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेलरेशन नहीं है, डिसेलरेशंस है, ठीक है। और बेसलाइन हार्ट रेट जो है वो टेक्निया ब्रेडी में गया हुआ है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वेरिएबिलिटी, मतलब दो मसले होने चाहिए साथ। जो ऊपर हमने नॉर्मल पढ़ी है ना, उसके अलावा मतलब वो नॉर्मल के अंदर दो मसले ज़रूर होने चाहिए, लॉन्ग विद द एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द सीटीजी। और फिर आपका ये वाला है, ये आपने टेबल देख लेना, दिस इज़ अ बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग सिस्टम फॉर द सीटीजी। इसमें सीटीजी का हम देखते हैं, ये बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब आप यहाँ से भी देख लें। लेकिन सीटीजी का हम देखें, नॉन स्ट्रेस सीटीजी जो हम परफॉर्म करते हैं वो रिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिव होगी मतलब नॉर्मल होगी, एक्सेलरेशंस होगी, डिसलेशन नहीं होंगी, फीटल हार्ट रेट इतना होगा, फीटल वेरिएबिलिटी इतनी होगी 5 से 25, फीटल हार्ट रेट 110 से 160 के दरमियान। दिस इज़ रिएक्टिव सीटीजी। तो हम स्कोर 2 देंगे, ठीक है। स्कोर 0 कब देंगे, जब हमारी जो है एक्सेलरेशन वो 2 से कम है 40 मिनट्स में, ठीक है। 30 मिनट्स में भी हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 40 लिखा हुआ है। तो ये हमारा सीटीजी जो है ये बायोफिजिकल असेसमेंट में आता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो पेशेंट बच्चे का जो है ना परफॉर्म करते हैं कि अब हमने इसके साथ क्या सलूक करना है, ठीक हो गया। इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लें। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि राइट डाउन व्हाट इज़ कार्डियोटोकोग्राफ, ठीक है। सो कार्डियोटोकोग्राफी इज़ द continuous tracing of the fetal heart rate and the uterine activity and it is used to assess the fetal well-being, ठीक है। ये आपने लिखना है। फिर आपने 4 फीचर्स बताने हैं सीटीजी के, बेसलाइन हार्ट रेट है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है, उनको आपने डिफ़ाइन भी करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या डेफिनेशंस होती हैं इनकी, उनको थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कर दें डिपेंडिंग अपॉन के कितना नंबर का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन है कि प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट्स एट द 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, द कंप्लेंट्स ऑफ रिलैक्स्ड movements, her antenatal CTG and biophysical profile was carried out, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा है टेबल में कि क्या होती है बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो व्हाट इज़ अ नॉर्मल रिएक्टिव सीटीजी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्टिव सीटीजी जो है वो क्या होती है, हमने पढ़ा था कि कौन सी 4 चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है, लिस्ट द वेरिएबल्स ऑफ द बायोफिजिकल प्रोफाइल, और वो जो आपको टेबल मैंने बताया वो आपने उसके अंदर लिखना होता है। और इनकी टोटल स्कोर ये होता है कि स्कोर 2 और स्कोर 0 होता है ना, तो हम स्कोर करते हैं कि अगर जो हमारा स्कोर है वो है, मतलब हम करते हैं 0 से लेके 10 स्कोर करते हैं, ठीक है। 0 से लेके 10 स्कोर देते हैं। अगर 0, 2 या 4 स्कोर है सो दिस इज़ एब नॉर्मल, ठीक है। अगर 8 और 10 स्कोर है सो दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। और अगर 6 स्कोर है तो दैट इज़ इक्विवोकल। मतलब ये कि 0 to 4 जो है वो एब नॉर्मल है, अगर अपर लिमिट में जाए तो 8 और 10 जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर दरमियान में 6 स्कोर होना तो दैट इज़ इक्विवोकल,
तो इंडिविजुअल फीटल स्कोर जो होता है वो 0 से 10 तक होता है। ठीक हो गया। तो वो स्कोर जो हमारा टेबल है ना, जो मैंने अभी बताया, वो आपने एक दफ़ा देख लेना है सारा। उसमें फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स देखनी होती है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी फीटल टोन देखनी होती है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखना होता है। एमनियोटिक फ्लूइड हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ आएगी उसकी। तो उसको देखते हुए फिर हमने स्कोर सिस्टम बनाना होता है, फिर हमने बताना होता है कि इतना स्कोर होगा तो ये नॉर्मल है या नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको परफॉर्म लिखना है क्वेश्चन को। फिर व्हाट इज़ सीटीजी उन्होंने पूछा है, फिर उसके बाद फीचर्स बताने नॉर्मल सीटीजी के, मैंने आपको बता दिए हैं। स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि कोई स्ट्रेस देंगे और सीटीजी मेजर करेंगे। CTG carried out during some kind of fetal stress is called stress CTG, for example hypoxia है। some external measures जो है हम अप्लाई करते हैं to produce the fetal hypoxia and then the CTG is carried out। कि ज़रा देखें, ज़रा इसको hypoxia दे के देखते हैं फीटस का क्या शो करता है। तो ये जो है ये टेक्निक है, दिस इज़ ऑब्सोलीट नाउ। तो स्ट्रेस ECG हम परफॉर्म नहीं करते, CTG सॉरी, हम नॉन स्ट्रेस CTG परफॉर्म करते हैं, जिसमें और क्या करते हैं, CTG इज़ कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेस। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए CTG जो नॉर्मल हम किस पोजीशन में करते हैं, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधा लटाएंगे पेशेंट को तो उस दौरान क्या होगा, इंफीरियर वेना क्या होगा, प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से उसका सारा वो जो एक फ़्लो है ना हार्ट का वो एबनॉर्मल होगा और उसकी वजह से एबनॉर्मल डाटा आ सकता है हमारे पास। इस वजह से हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे जो है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। बुक में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ इन्होंने, एक तो ये भी नहीं बताया हुआ कि नॉर्मल रिएक्टिव और सब कुछ ना इतना अच्छा क्लियरली नहीं बताया हुआ। इस वजह से मैंने आपको जो है ना इसके थ्रू एक नोट्स बना दिए और नोट्स के थ्रू आपने जो है इसको तैयार करना है। बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो आपने अच्छे से देख लेनी है, उसकी स्कोरिंग सिस्टम याद कर लेना है। और दिस इज़ ऑल अबाउट द CTG एंड द इट्स UQs।